नमस्ते। और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरी प्रकल्प का हिस्सा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा संचालाया जाता है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने उन रियासतों के विलीनीकरण के बारे में सुना जिन्हें उनके अपने प्रांतों में मिला दिया गया और पार्ट ए स्टेट्स बनाए गए। अब हम पार्ट बी स्टेट्स की ओर मुड़ते हैं, यानी वे संस्थानें जिन्हें एक साथ मिलाकर एक संगठित राज्य बनाया गया और जिन पर राज प्रमुख का प्रशासन था। हाँ, ये एक नया संवैधानिक पद था। मतलब किसी पुराने राजा को ये पद मिलता था और भारत के राष्ट्रपति उन्हें चुनते थे। अच्छा, और इन संगठित राज्यों के साथ हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर और मैसूर स्टेट जैसे कुछ बड़े संस्थानों को भी पार्ट बी स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया और उन पर भी राज प्रमुख का शासन था। जी बिल्कुल। तो आइए इन संगठित राज्यों के बनने की दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं और अगले 9 एपिसोड में हर एक राज्य की अलग अलग कहानियों को सुनते हैं। इस विषय को गहराई से समझने के लिए सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड सुने। ये एपिसोड भारत के एकीकरण की प्रक्रिया का अवलोकन प्रदान करते हैं, साथ ही कानूनी प्रावधानों और इसे साकार करने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों का परिचय भी देते हैं। हाँ, और ये सारे एपिसोड्स हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज की टीम ने लिखे आर्टिकल पर आधारित है। जी हाँ, इन आर्टिकल को गूगल के नोटबुक एलएम की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। आप शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल की लिंक पा सकते हैं। आज की इस विशेष पड़ताल में हम एक बेहद पेचीदा और अक्सर चर्चा में रहने वाले विषय की गहराइयों में उतरेंगे। जम्मू और कश्मीर का इतिहास और भारत के साथ उसका वो खास रिश्ता जो वक्त के साथ बनता और कह सकते हैं बदलता रहा। ये कहानी कई अहम मोड़ों और किरदारों से भरी है। जी। हमारा इरादा सिर्फ तारीखें या घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर जम्मू और कश्मीर का भारत में शामिल होना बाकी रियासतों जैसा क्यों नहीं था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वो कौन सी अनोखी शर्तें थीं जिन्होंने इस पूरे रिश्ते की बुनियाद रखी। चलिए इसी गुत्थी को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और वो जो विशेष दर्जा या अनुच्छेद 370 की बात हम सुनते आए हैं ना, उसकी जड़ें इसी इतिहास में है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्थिति बनी कैसे। हाँ। और इसके पीछे की सोच क्या थी। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का नतीजा था। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं। 1947 से थोड़ा पहले चलते हैं। दस्तावेज बताते हैं कि 14वीं सदी तक कश्मीर पर बौद्ध और हिंदू राजाओं का शासन रहा, जी, जिसका जिक्र कल्हण की मशहूर किताब राजतरंगिणी में भी मिलता है। बाद में करीब 200 साल तक ये मोलबा छाओं की पसंदीदा गर्मियों की जगह भी रहा। हाँ बिल्कुल। फिर 18वीं सदी के आखिर में तस्वीर बदलती है। जम्मू इलाके में राजपूत डोगरा खानदान के रणजीत देव का शासन था। उनके पड़पोतों गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह ने आगे चलकर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की सेवा में बड़ा नाम कमाया। हाँ, और गुलाब सिंह की कहानी यहाँ बहुत अहम हो जाती है। 1818 में महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें जम्मू की रियासत सौंपी और राजा की उपाधि भी दी। अच्छा। लेकिन असली मोड़ आया 1846 में, अमृतसर की संधि से। अमृतसर संधि, ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी? क्या हुआ था इसमें? इसलिए क्योंकि इसी संधि ने पहली बार जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान जैसे अलग अलग इलाकों को मिलाकर एक अकेली राजनीतिक इकाई, यानी आज के जम्मू और कश्मीर राज्य की शक्ल दी। हो, तो ये सारे इलाके पहले अलग अलग थे? हाँ, काफी हद तक। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को ये पूरा पहाड़ी इलाका सिंधु नदी से रावी नदी के बीच का महाराजा के तौर पर सौंप दिया। यहीं से डोगरा राजवंश का शासन पूरे राज्य पर स्थापित हुआ। अच्छा। और फिर 1849 से ब्रिटिश भारत सरकार और इस नई रियासत के बीच औपचारिक रिश्ते शुरू हुए जो लाहौर से चलते थे। ठीक है, तो ये थी राज्य की बुनियाद। अब आते हैं 1947 के उस मुश्किल दौर पर जब भारत का बंटवारा हो रहा था। जम्मू और कश्मीर की लोकेशन वो तो बहुत ही नाजुक थी। बिल्कुल। एक तरफ तिब्बत और चीन, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की पतली सी पट्टी और बनने वाला नया देश पाकिस्तान। चारों तरफ से घिरा हुआ। और राज्य के अंदर की स्थिति भी कम उलझी हुई नहीं थी। आबादी में मुस्लिम ज्यादा थे,
खासकर कश्मीर घाटी में। जी हाँ। दस्तावेज बताते हैं कि वो एक अजीब सी कश्मकश में थे। हाँ बिल्कुल। एक तरफ नेहरू और उनके करीबी शेख अब्दुल्ला की दोस्ती की वजह से वो कांग्रेस को मतलब कुछ शक की नजर से देखते थे, हाँ, एक हिचक थी। और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान जैसे मजहबी मुल्क में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। बिल्कुल। महाराजा के मन में एक आजाद जम्मू और कश्मीर का ख्याल भी चल रहा था। वो भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल होने का फैसला टाल रहे थे। अच्छा, आजाद रहने का विचार था। जी। और ये दुविधा उस वक्त के माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना रही थी। और ये तनाव सिर्फ महाराजा के मन में नहीं था, राज्य के अंदर भी अलग अलग आवाजें उठी थी। एक तरफ शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, हाँ, जो काफी लोकप्रिय थी घाटी में। वो महाराजा के शासन के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चला रही थी और एक चुनी हुई सरकार की मांग कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में प्रजा परिषद नाम का संगठन था, जिसका नजरिया बिल्कुल अलग था, एकदम उलट। अच्छा, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से बिना किसी शर्त के भारत में मिल जाए और बाद में जो अनुच्छेद 370 बना उसे भी खत्म कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं अंदर ही अंदर कई तरह के राजनीतिक मतभेद और दबाव थे। समझ गया, मतलब काफी जटिल स्थिति थी अंदरूनी तौर पर भी। जी हाँ। और इसी नाजुक माहौल में अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से हथियारबंद कबायली लोगों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हाँ, ये एक टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तान ने तो हमेशा कहा कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं था, लेकिन भारत का आरोप था कि ये हमला पाकिस्तान की शह पर ही हुआ था। इस हमले ने हालात को एकदम से बदल दिया। बिल्कुल। उस वक्त राज्य के प्रधानमंत्री थे पंडित रामचंद्र काक। वो शायद महाराजा के आजाद रहने के विचार के हिमायती थे। ऐसा कहा जाता है उन्होंने विलय पर फैसला करने के लिए बुलाई गई रियासतों की मीटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया था, और लॉर्ड माउंटबैटन जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, हाँ, वो गए थे कश्मीर। जी, जून 1947 में खुद कश्मीर गए थे महाराजा को समझाने कि वो जल्दी कोई फैसला लें, भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुने। लेकिन बात बनी नहीं। तो महाराजा क्या कर रहे थे? महाराजा ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की थी। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का प्रस्ताव भेजा। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ये क्या था? इसका मतलब था कि जब तक विलय का फैसला नहीं होता तब तक चीजें जस की तस चलती रहें। डाक, तार, व्यापार, सफर, मतलब रियासत का कामकाज न रुके। अच्छा, एक तरह का तांतो ही इंतजाम। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान ने तो इस समझौते पर दस्तखत कर दिए, लेकिन भारत थोड़ा हिचकिचाया। वो शायद पहले विलय पर स्पष्टता चाहते थे। लेकिन कबायली हमला इतना तेज था कि महाराजा हरि सिंह के पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं बचा। जी हाँ, हमलावर श्रीनगर के काफी करीब पहुंच गए थे। अपनी रियासत को बचाने के लिए उन्होंने आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए। और लॉर्ड माउंटबैटन ने अगले ही दिन 27 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार की तरफ से इस विलय पत्र को स्वीकार कर लिया। उसी दिन? हाँ जी, उसी दिन। और इसी दिन पंडित नेहरू ने महाराजा को संदेश भेजकर विलय पत्र मिलने की पुष्टि की। यही वो कानूनी आधार बना जिसके तहत भारत ने अपनी सेना को हमलावरों को खदेड़ने के लिए कश्मीर भेजा। अच्छा, यहीं पर वो बात आती है जो जम्मू कश्मीर को बाकी रियासतों से अलग करती है। आपने कहा विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या ये बाकी रियासतों के भारत में शामिल होने से अलग था? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, इसे समझना जरूरी है। ज्यादातर दूसरी रियासतों ने पहले विलय पत्र पर दस्तखत किए और फिर बाद में विलय समझौते यानी मर्जर अग्रीमेंट पर भी दस्तखत किए। मर्जर एग्रीमेंट? हाँ, जिससे वो पूरी तरह से भारतीय प्रांतों में मिल गईं या उनका अपना वजूद एक तरह से खत्म हो गया। लेकिन जम्मू और कश्मीर ने कभी भी उस दूसरे वाले यानी विलय समझौते पर दस्तखत नहीं किए। कभी नहीं? जी नहीं। उसका भारत के साथ रिश्ता सिर्फ उसी पहले दस्तावेज विलय पत्र पर आधारित था। तो इस विलय पत्र में क्या खास शर्तें थी फिर? सबसे खास बात ये थी कि महाराजा हरि सिंह ने सिर्फ 3 विषयों पर अधिकार भारत सरकार को सौंपे थे। सिर्फ 3? कौन कौन से? रक्षा, विदेशी मामले और संचार, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस, यानी सेना, बाहरी देशों से रिश्ते और डाक तार, टेलीफोन, हाईवे जैसी चीजें। और बाकी सब? बाकी सभी मामलों में यानी अंदरूनी शासन, कानून व्यवस्था, वित्त वगैरह पर रियासत का अपना अधिकार बरकरार रहना था, सिद्धांत रूप में। अच्छा। और इसी विलय पत्र की धारा 7 और भी अहम है।
इसमें साफ लिखा था कि महाराजा पर भारत के किसी भविष्य के संविधान को मानने की कोई बाध्यता नहीं होगी। मतलब वो भारत का संविधान मानने को बाध्य नहीं थे। संविधान बना, 1950 में लागू हुआ, तब भी जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग रखी गई। बिल्कुल। भारत के संविधान में शुरुआत में राज्यों की अलग-अलग श्रेणियां थीं, भाग ए, बी, सी राज्य। जम्मू कश्मीर को भाग बी राज्यों की श्रेणी में रखा तो गया, जो पहले बड़ी रियासतें थीं। हाँ, लेकिन उस पर वो सारे नियम लागू नहीं हुए जो बाकी भाग भी राज्यों पर हुए थे। जैसे एक वीटी कृष्णमाचारी कमेटी बनी थी, जिसने सभी रियासतों को भारत के वित्तीय सिस्टम से जोड़ने की योजना बनाई थी। फाइनेंशियल इंटीग्रेशन के लिए। जी, लेकिन जम्मू कश्मीर को उस योजना से बाहर रखा गया था। ये दिलचस्प है। इसका मतलब राज्य के अंदर टैक्स वगैरह के नियम भी अलग रहे होंगे फिर। हाँ, इसका एक सीधा असर ये था कि जम्मू कश्मीर में आंतरिक सीमा शुल्क यानी राज्य के अंदर सामान लाने ले जाने पर लगने वाला टैक्स काफी समय तक जारी रहा, जबकि बाकी भारत में ये खत्म कर दिया गया था। अच्छा, ये छोटी सी बात भी दिखाती है कि उसका वित्तीय ढांचा भी बाकी देश से पूरी तरह एकीकृत नहीं था, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। विलय तो हो गया, पर मुश्किल हालातों में हुआ। फिर ये जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट की बात कहाँ से आई? ये क्यों उठी? देखिए, भारत सरकार का सैद्धांतिक तौर पर यह मानना था और लॉर्ड माउंटबेटन ने भी विलय स्वीकार करते हुए ये सुझाव दिया था कि क्योंकि विलय बहुत असाधारण परिस्थितियों में हुआ है, कबायली हमले के बीच, हाँ, दबाव था। तो हालात सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर के लोगों की राय भी ली जानी चाहिए कि वो भारत में रहना चाहते हैं या नहीं। ये सुझाव था कि ये रायशुमारी संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में हो। पर ये जनमत संग्रह कभी हुआ क्यों नहीं? ये सवाल तो हमेशा उठता है। इसके कई कारण थे और दोनों पक्ष, भारत और पाकिस्तान, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। पाकिस्तान के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि जब तक कश्मीर में भारतीय फौज मौजूद है और शेख अब्दुल्ला की सरकार है, तब तक निष्पक्ष जनमत संग्रह नहीं हो सकता। अच्छा, उन्होंने शर्तें रख दी। हाँ, दूसरी तरफ भारत का कहना था कि जनमत संग्रह तभी होगा जब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक कबायली हमलावरों और अपनी सेना को कश्मीर के उस हिस्से से पूरी तरह हटा लेगा जिस पर उसने कब्जा कर लिया था, यानी जिसे आज पीओके कहते हैं। और पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सेना नहीं हटाई, इसलिए भारत ने भी जनमत संग्रह कराने से इनकार कर दिया। तो भारत का स्टैंड क्या था फिर विलय पर? भारत का ये भी तर्क था कि विलय कानूनी तौर पर बिल्कुल पक्का और अंतिम है। इसके 3 आधार थे। पहला, महाराजा के दस्तखत जो कानूनन वैध थे। ठीक। दूसरा, राज्य की उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय को समर्थन। और तीसरा, बाद में जम्मू कश्मीर की अपनी संविधान सभा ने भी भारत में विलय की पुष्टि कर दी थी, इसलिए भारत के नजरिए से जनमत संग्रह की वो शर्त अब लागू नहीं होती थी, क्योंकि लोगों के नुमाइंदों ने फैसला ले लिया था। तो ये मामला फिर संयुक्त राष्ट्र में चला गया और एक तरह से अटक गया। हाँ, और उसके बाद ये मुख्य रूप से भारत के विदेश मंत्रालय के दायरे में आ गया। लेकिन जमीनी हकीकत ये रही कि जनमत संग्रह का वादा कभी पूरा नहीं हो पाया। चलिए अब उस संवैधानिक कड़ी पर आते हैं जिसने इस पूरे विशेष रिश्ते को सालों तक बांधे रखा, अनुच्छेद 370। ये क्या था और कैसे काम करता था, थोड़ा इसे समझाइए। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का वो जरिया था जिसके तहत जम्मू कश्मीर के विलय पत्र की शर्तों को, मतलब वो जो 3 विषय थे, उन्हें संवैधानिक रूप दिया गया। अच्छा, ये विलय पत्र को संविधान में जगह देने का तरीका था? एक तरह से हाँ। इसने शुरुआत में साफ कर दिया कि भारत की संसद का कानून बनाने का अधिकार जम्मू कश्मीर पर सिर्फ उन्हीं 3 विषयों, रक्षा, विदेशी मामले और संचार तक सीमित रहेगा। लेकिन इसे अक्सर अस्थायी यानी टेम्पररी प्रावधान कहा जाता था। इसका क्या मतलब था? क्या ये मतलब था कि इसे कभी भी हटा सकते हैं? नहीं, यहाँ अस्थायी शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं था कि भारत सरकार इसे जब चाहे तब अपनी मर्जी से हटा सकती थी। दस्तावेज के मुताबिक इसका मतलब ये था कि भारत और जम्मू कश्मीर के बीच संवैधानिक रिश्ते का अंतिम स्वरूप क्या होगा, हाँ, ये तय करने का अधिकार जम्मू कश्मीर की अपनी संविधान सभा को दिया गया था। जब तक वो संविधान सभा कोई अंतिम फैसला नहीं लेती, तब तक अनुच्छेद 370 एक पुल का काम करेगा, एक ट्रांजिटकालीन व्यवस्था। तो मतलब फाइनल फैसला राज्य की संविधान सभा को लेना था? जी हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद की भाषा यही कहती थी। तो अगर भारत सरकार को उन 3 विषयों के अलावा
कोई और कानून या संविधान का कोई और प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू करना होता था तो उसकी प्रक्रिया क्या थी? क्या वो कर सकते थे? हाँ, कर सकते थे, लेकिन उसके लिए एक दो तरफा प्रक्रिया थी। पहला, उस विषय पर राज्य सरकार यानी जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार की सहमति लेनी पड़ती थी। राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी। हाँ, और दूसरा, उस सहमति को बाद में राज्य की संविधान सभा से पुष्टि करवानी पड़ती थी। यानी बिना राज्य की मर्जी के केंद्र कोई नया अधिकार क्षेत्र नहीं बढ़ा सकता था। ये एक तरह का सुरक्षा कवच था राज्य की स्वायत्तता के लिए। और एक और अनोखी बात थी, जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान। ये कैसे हुआ? हाँ, भारत में जम्मू कश्मीर अकेला ऐसा राज्य था जिसने अपना अलग संविधान बनाने की घोषणा की और बनाया भी। इसका औपचारिक ऐलान महाराजा हरि सिंह ने 5 मार्च 1948 को एक उद्घोषणा के जरिए किया था। महाराजा ने? जी, उसी उद्घोषणा के तहत राज्य की संविधान सभा का गठन हुआ। इसी संविधान सभा ने फिर राज्य का संविधान तैयार किया और जैसा मैंने पहले कहा, भारत के साथ विलय की पुष्टि भी की। प्रिवी पर्स का भी जिक्र है स्रोत में। ये राजाओं को मिलने वाला पैसा था। इसका क्या मामला था कश्मीर में? हाँ, प्रिवी पर्स वो रकम होती थी जो भारत सरकार विलय करने वाले राजा महाराजाओं को उनके खर्चे के लिए सालाना देती थी। महाराजा हरि सिंह के लिए 10 लाख रुपए सालाना तय हुए थे। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात ये हुई कि बाद में जब शेख अब्दुल्ला की सरकार आई तो उसने ये पैसा देने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने देने से मना कर दिया? जी, नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार अपनी जेब से ये पैसा महाराजा को देती रही। हालांकि जो ग्रांट भारत सरकार राज्य को देती थी उसमें इस प्रिवी पर्स का हिस्सा भी शामिल होता था। तो घुमा फिराकर बात वहीं आ जाती थी। ये भी एक पेच है। हाँ, ये एक और उदाहरण है कि कैसे केंद्र और राज्य के बीच कुछ मुद्दों पर शुरुआत से ही मतभेद या अलग राय थी। तो हमने देखा कि शुरुआत में जम्मू कश्मीर का भारत के साथ रिश्ता काफी अलग शर्तों पर बना था, एक खास रिश्ता था। लेकिन क्या ये हमेशा वैसा ही रहा? स्रोत बताते हैं कि समय के साथ इसमें बदलाव आए, हाँ जिन्हें कुछ लोग स्वायत्तता में कमी के तौर पर देखते हैं। जी, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। दस्तावेज इशारा करते हैं कि धीरे धीरे भारत सरकार की नीतियों के चलते, जिन्हें एकीकरण या आत्मसात करने की नीतियां कहा गया, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और स्वायत्तता में कथित तौर पर कमी आई। इसके कुछ उदाहरण क्या हैं? कैसे हुआ ये? कई उदाहरण दिए गए हैं स्रोत में। जैसे भारत की संसद की कानून बनाने की शक्ति सिर्फ उन शुरुआती 3 विषयों तक सीमित नहीं रही। अच्छा। धीरे धीरे संवर्ती सूची और संघ सूची के कई और विषयों तक उसे बढ़ा दिया गया, राज्य सरकार की सहमति से, जैसा कि प्रक्रिया थी। इसके अलावा भारतीय संविधान के कई ऐसे अनुच्छेद जो शुरुआत में लागू नहीं होते थे, उन्हें समय के साथ राज्य पर लागू किया गया। कौन से अनुच्छेद? इनमें आपातकाल से जुड़े अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना और अनुच्छेद 357 राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा राज्य के लिए कानून बनाना शामिल है। अनुच्छेद 356 का लागू होना तो काफी बड़ा कदम माना जाता होगा, क्योंकि ये सीधे राज्य की चुनी हुई सरकार को हटाने का अधिकार देता है केंद्र को। बिल्कुल। इन प्रावधानों के लागू होने को राज्य की स्वायत्तता पर सीधे असर के तौर पर देखा गया, क्योंकि ये केंद्र को राज्य के मामलों में ज्यादा दखल देने की शक्ति देते थे, जो शायद विलय पत्र की मूल भावना से कुछ अलग था। और राज्य के अंदर भी कुछ बदलाव हुए, जैसे पदों के नाम बदलना। हाँ, ये भी हुआ। राज्य के अपने संविधान के तहत राज्य के चुने हुए प्रमुख को सदर रियासत और सरकार के प्रमुख को वजीर आजम, हाँ, सुना है। ये नाम राज्य की एक अलग पहचान दर्शाते थे। बाद में संवैधानिक संशोधनों के जरिए इन पदों को बदलकर भारत के बाकी राज्यों की तरह क्रमशः राज्यपाल, गवर्नर और मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर कर दिया गया। और राज्यपाल तो केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं। जी हाँ। तो इस बदलाव को भी कई लोग राज्य की विशिष्ट पहचान को कम करने के कदम के तौर पर देखते हैं। तो ये सारे बदलाव दिखाते हैं कि वो शुरुआती रिश्ता जो विलय पत्र और अनुच्छेद 370 की बुनियाद पर टिका था, उस समय के साथ स्थिर नहीं रहा, बल्कि बदलता गया। काफी कुछ बदल गया। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे कानूनी और संवैधानिक व्यवस्थाएं सिर्फ कागज पर लिखी इबारत नहीं होती, वो राजनीतिक माहौल, ऐतिहासिक घटनाओं और केंद्र राज्य के बदलते समीकरणों के साथ विकसित होती हैं या बदल दी जाती हैं। जम्मू कश्मीर के मामले में ये बदलाव दशकों तक चले और इन्होंने रिश्ते की जटिलता को और बढ़ाया। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें,
तो हमने जम्मू कश्मीर की कहानी के कई अहम पड़ाव देखे। बंटवारे से पहले की उसकी खास भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति, जी, विलय के समय महाराजा की कशमकश और वो कबायली हमला, फिर वो अनोखा विलय पत्र जिसने सिर्फ 3 विषयों पर अधिकार सौंपे, बिल्कुल। अनुच्छेद 370 का आना और उसका वो अस्थाई मतलब जो हमने समझा, जनमत संग्रह का अनसुलझा सवाल, अपना अलग संविधान, हाँ, और प्रिवी पर्स वाला मामला भी। और फिर धीरे धीरे समय के साथ उस शुरुआती स्वायत्तता में बदलाव या जिसे कुछ लोग कमी कहते हैं, वो सब। जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो ये है कि सैकड़ों रियासतों में से जम्मू कश्मीर का भारत में शामिल होना एक बिल्कुल ही अलग, मतलब सुई जेनरिस घटना थी। ये बाकी रियासतों की तरह का सीधा सरल विलय नहीं था। हाँ, ये साफ है। इसकी अपनी शर्तें थीं, अपनी ऐतिहासिक मजबूरियां थीं, और इन्हीं चीजों ने मिलकर इसे दशकों तक एक खास और अक्सर विवादित मुद्दा बनाए रखा। तो सुनने वालों के लिए इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल से किसी भी ऐसे जटिल विषय को समझने के लिए ये इतिहास हमें सिखाता है कि चीजें हमेशा सीधी नहीं होती, सतह के नीचे बहुत कुछ होता है। सही बात है। कानूनी दस्तावेज, राजनीतिक इरादे, जमीनी हालात और लोगों की भावनाएं, ये सब मिलकर किसी जगह की कहानी गढ़ते हैं। सिर्फ एक पहलू देखने से पूरी तस्वीर नहीं दिखती। बिल्कुल। और आज की बातचीत के बाद शायद ये सोचने लायक सवाल बनता है, जब हम विलय, एकीकरण या स्वायत्तता जैसे शब्दों को जम्मू कश्मीर के इस खास ऐतिहासिक चश्मे से देखते हैं, तो क्या इनका मतलब हमारे लिए थोड़ा बदल जाता है? बजाय इसके कि जब हम इन्हें किसी और राज्य या क्षेत्र के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। इस पर विचार करते रहिएगा।